बम्बई के रिहायशी इलाके से एक टैक्सी रात के अंधेरे में मशहूर रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा की तरफ निकलती है। टैक्सी में एक अधेड़ महिला के साथ एक 16 साल की नाबालिग लड़की बैठी हुई थी। वो टैक्सी एक बड़ी सी कोठी के सामने रुकी और वो अधेड़ महिला उस लड़की को जबरन खींचते हुए अंदर ले गई। जिसे वो अपनी मौसी समझ रही थी, वास्तव में वो उस कोठे की मालकिन थी। उस वक्त उसे पता चला कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसके ही पति ने उसे महज 500 रुपये के लिए कोठे पर बेच दिया था, जिसके लिए वो अपनों को छोड़कर सपनों की नगरी बंबई बड़ी उम्मीदों से आई थी। ये तो बस अभी शुरुआत थी, इसके आगे की दास्तां तो सबको रुला देगी। खैर, अब कहानी को शुरू से शुरू करना ही बेहतर रहेगा। मैं जानता हूं आपके जेहन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। वो 16 साल की लड़की कोई और नहीं बल्कि गुजरात में जन्मी एक बड़े ही रसूख परिवार की लड़की थी, जिसका पूरा नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। बचपन से ही बॉलीवुड बेहद पसंद था। फिल्में देखना, गाने गाना और खुद को पर्दे पर देखने की चाह रखना, यही सब कारण थे कि गंगा का मन पढ़ाई में नहीं लगा। घर वालों का कहना था कि वो अपनी बेटी को एक बड़ा अफसर बनाएंगे, पर वो कहते हैं ना, जब दिमाग पर दिल हावी हो जाए तो इंसान बागी हो जाता है। और गंगा के बागी होने की वजह सिर्फ फिल्में या फिर फिल्मों के लिए प्यार ही नहीं था। इसकी असली वजह था एक शख्स, रमणीक। रमणीक थोड़े टाइम पहले ही इनके यहाँ काम करने आया था, मगर इससे पहले वो कुछ वक्त बंबई में रह चुका था। जैसे ही ये बात गंगा को पता चली, उसे लगा कि मुंबई जाने का रास्ता मिल गया। दोनों में बंबई और फिल्मों को लेकर ढेरों बातें हुआ करती। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ी और दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। खैर, इस रिश्ते को घर वाले मंजूर नहीं करते, इसलिए दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। मंदिर में शादी हुई और कुछ कपड़ों के साथ मां के कुछ गहने उठाकर 16 साल की गंगा रमणीक के साथ भाग गई। रमणीक गंगा को बंबई लेकर आया था, गंगा के सपनों का शहर, जिसे उसने आज से पहले सिर्फ पर्दे पर ही देखा था। खैर, होना क्या था, दोनों कुछ दिन तक साथ रहे, जब तक कि पैसे पूरे पड़ रहे थे। फिर दिक्कतें शुरू होने लगी। फिर एक दिन रमणीक ने गंगा से बोला कि फिलहाल तुम कुछ दिनों के लिए मेरी मौसी के यहाँ चली जाओ, तब तक कि मैं यहाँ रहने की एक अच्छी जगह ढूंढता हूँ। भोली भाली गंगा रमणीक के बातों में आ गई। रमणीक की मौसी गंगा को टैक्सी में बिठाकर अपने साथ ले जाती है। गंगा को दरअसल इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसके पति रमणीक, जिसके भरोसे वो सब कुछ छोड़ कर आई थी, आज उसे महज 500 रुपये के लिए एक वेश्यालय में बेच दिया था। शुरू में गंगा तो खूब चीखी चिल्लाई। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर रमणीक ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों बेच दिया उसे किसी लवारिस चीज की तरह। गंगा के सारे सपने एकदम से ही टूट गए थे और हालत बदतर हो चुकी थी। न जाने कितने चेहरे रोज उसके जिस्म को नोचते, खरोचते, दर्द देते, बोली लगाते, मगर हालत और हालात दोनों को अभी बद से बदतर होना बाकी था। गंगा ने इन सब से समझौता कर लिया था। उसने इस सच को अपना ही लिया था कि वो अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, न ही अपने घर काठियावाड़ और न ही अपने पति के पास, जो सिर्फ अब नाम का था। कुछ दिनों में गंगा पूरे कमाठीपुरा में चर्चित हो गई। ऐसे में एक शौकत खान नाम का पठान गंगूबाई के दरवाजे पर दस्तक देता है। शौकत बंबई का डॉन तो नहीं था, लेकिन खुद को डॉन से कम भी नहीं समझता था। शौकत खान गंगा के पास जाता है। वो वैसी दरिंदा उसे नोचता है, मारता है, पीटता है और बिना पैसे दिए वापिस चला जाता है। गंगा इस बार भी हालत से समझौता कर लेती है, खुद को किसी तरह मना लेती है, मगर हालात को शायद ऐसा मंजूर नहीं था। शौकत खान एक बार फिर आता है और गंगा के साथ जबरन रात गुजारता है। और इस बार तो गंगा की हालत इतनी बदतर हो जाती है कि उसे अस्पताल भर्ती कराना पड़ जाता है। अब गंगा के पास दो रास्ते थे, या तो जो हो रहा है उसे होने दे, ठीक होकर जाए और फिर वापस इसी अस्पताल में आने के लिए खुद को तैयार करती रहे,
या फिर जो हो रहा है उसे बदलने की कोशिश करे। गंगा ने दूसरा रास्ता चुना क्योंकि उसने सुना था कि बंबई में हर बाप का एक बाप होता है और इस शौकत खान के बाप का नाम था करीम लाला। करीम लाला अपने वक्त का मशहूर डॉन था, असूलों वाला डॉन। फिर क्या था, गंगा ने न आव देखा न ताव करीम लाला से इंसाफ मांगने उसके घर पहुंच गई। गंगा रोते रोते शौकत खान की वो सारी हरकतें बताई, जिसके बाद करीम लाला ने विश्वास दिलाया कि अगर आगे से ऐसा कुछ भी हो तो उसे बस खबर पहुंचा दे। गंगा आंखों में आंसू लिए करीम से बोली कि आज तक किसी मर्द ने उसे इतना सुरक्षित महसूस नहीं कराया था। आज तक जो भी आया या तो उसने मुझे बेचा है या फिर मुझे खरीदा है। वो ये कहते हुए अपने कपड़े से एक धागा निकालकर करीम के कलाई पर बांध देती है। एक हफ्ता निकला, दूसरा हफ्ता निकला, मगर तीसरे हफ्ते शौकत फिर आ धमका। उधर करीम लाला गुस्से से आग बबूला होकर खुद गंगा के कोठे पर आ गया। उसने शौकत खान को मारते मारते अधमरा कर दिया और गरजते हुए बोला कि गंगा मेरी राखी बहन है और अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी तो शौकत से भी बुरा हाल करूंगा। फिर होना क्या था, लोग जितना करीम लाला से डरते थे उतना ही गंगा से भी डरने लगे। गंगा की अब धाक जमने लगी थी। गंगा अब कोठेवाली से गंगूबाई काठियावाड़ी बन चुकी थी। धीरे धीरे कमाठीपुरा की पूरी कमान उसके हाथों में आ गई थी। फिर इसके बाद गंगूबाई ने रेड लाइट एरिया में रहने वाली लड़कियों के लिए बहुत सारे काम किए। उसका एक असूल था कि वो किसी भी लड़की को जबरदस्ती कोठे पर नहीं रखती थी। मुंबई के आजाद मैदान में गंगूबाई के भाषण ने पूरी भीड़ को थर्रा दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि कमाठीपुरा की औरतें ना हो तो बंबई की सड़कें औरतों के लिए असुरक्षित हो जाएगी। मर्दों का वहसीपना तो ये वेश्याएं झेल लेती है जिनको लोग नीची नजर से देखते हैं। गंगूबाई ने कहा था कि मैं इन लड़कियों की माँ हूं माँ। हालांकि उनके जीवन से जुड़ा एक मशहूर किस्सा ये भी है कि उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक मीटिंग के दौरान बोलती बंद कर दी थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 1960 के दशक में कमाठीपुरा में सेंट एंथोनी गर्ल्स हाई स्कूल शुरू हुआ। इसी के साथ आवाज उठने लगी कि वेश्यालय को बंद किया जाना चाहिए। गंगूबाई इसके खिलाफ थी। उन्होंने प्रधानमंत्री से मदद मांगी और एक मीटिंग फिक्स की। इस मुलाकात में गंगूबाई की सहजता और स्पष्ट विचारों ने नेहरू को हैरान कर दिए। नेहरू ने उनसे सवाल किया कि वो इस धंधे में क्यों आई जबकि उन्हें अच्छी नौकरी और एक अच्छा पति मिल सकता था। ऐसा कहा जाता है कि गंगूबाई ने उसी मुलाकात में तुरंत नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा। उन्होंने नेहरू से कहा कि अगर वो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो वो ये धंधा हमेशा के लिए छोड़ देंगी। इस बात से नेहरू स्तब्ध रह गए थे। उन्होंने गंगूबाई के बयान से असहमति जताई। तब गंगूबाई ने कहा, प्रधानमंत्री जी नाराज मत होइए, मैं सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहती थी। सलाह देना आसान है लेकिन उसे खुद अपनाना बहुत ही मुश्किल। नेहरू ने इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। मुलाकात खत्म होने पर नेहरू जी ने गंगूबाई से वादा किया कि वो इनकी मांगों पर ध्यान देंगे। शायद इसीलिए गंगूबाई काठियावाड़ी की तस्वीर कमाठीपुरा के हर एक कमरे में लगाई जाती है। दोस्तों, ये था गंगा उर्फ गंगूबाई काठियावाड़ी का संघर्षों से भरी जीवन गाथा। जल्द ही बॉलीवुड इस सच्ची कहानी को बड़े पर्दे पर सबके सामने लाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।